टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम का 3.3 स्टीफन हॉकिंग का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So let's start our second part of स्टीफन हॉकिंग। पिछले पार्ट में हमने इसके पहले दो जो पेजेस थे वो सीखे हैं। आज हम एट द एज ऑफ 21 से स्टार्ट करेंगे। एट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंग वाज डायग्नोज्ड विद एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, दैट इज इन शॉर्ट उसको क्या बोलते हैं, ALS। तो जब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी तब उन्हें डायग्नोज हुआ, यानी कि निदान हुआ कि उन्हें ALS बीमारी हो चुकी है। इन अ वेरी सिंपल सेंस द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल वेर शटिंग डाउन। और ये ALS जो डिसऑर्डर होती है, डिसीज होता है, इसमें क्या होता है, तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो हमारे जो नर्व्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होती है, तो वो कंट्रोल करती है मसल को, मगर जो कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का मसल के ऊपर, ये ALS में खत्म हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। यानी कि वो इंसान अपने मसल्स की मूवमेंट कर नहीं पाता अपने हिसाब से। एट द टाइम डॉक्टर गेव हिम टू 2.5 years टू लिव। ईयर्स बोल रहा हूं, यानी कि 2.5 साल तक वो सिर्फ जिंदा रहेंगे, ऐसे डॉक्टरों ने बताया था। यानी कि उनकी जब उम्र 21 साल थी तब। हॉकिंग्स फर्स्ट बिगेन टू नोटिस प्रॉब्लम विद द फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वाज एट ऑक्सफोर्ड। तो पहले तो हमें उन्हें इन जो प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे ALS के पहले, डायग्नोस के पहले, जब वो ऑक्सफोर्ड में स्टडी कर रहे थे, तब उनके साथ फिजिकल हेल्थ, यानी कि उनके जो हेल्थ है उसमें उन्हें प्रॉब्लम नजर आ रहे थे कुछ। कौन से प्रॉब्लम, तो ही ऑन ऑकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल और स्लर हिज स्पीच। कई बार वो चक्कर आकर गिरते थे। स्लर हिज स्पीच यानी कि जीभ लड़खड़ाना, ठीक तरह से बोलना नहीं आता था। He didn't look into the problem until 1963। मगर इस प्रॉब्लम्स की तरफ उन्होंने 1963 तक ध्यान ही नहीं दिया। During his first year at Cambridge, जब वो पहले वर्ष में थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। For the most part, Hawking had kept these symptoms to himself। और ऐसे ही बहुत दिनों तक उन्होंने ये जो सिम्टम्स उन्हें नजर आ रहे थे वो अपने पास ही रखे, इसके बारे में किसी के साथ कहा नहीं, चर्चा नहीं की। But when his father took notice of condition, he took Hawking to see a doctor। जब मगर ये सिम्टम्स उनके पापा के भी ध्यान में आ गए तो उन्होंने क्या किया, हॉकिंग को डॉक्टर के पास लेकर गए। For the next 2 weeks, the 21-year college student made his home at the medical clinic where the underwent a series of tests। और पिछले उसके बाद जो अगले जो 2 वीक्स थे, तो इस 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट का घर क्या बना था, तो मेडिकल क्लिनिक ही उसका घर बन चुका था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे अंडर सीरीज ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे थे 2 हफ्तों तक। They took a muscle sample from his arm, stuck electrode into me and injected some radio-opaque fluid into my spine and watch it going up and down with X-rays as they tilted the bed। अब कौन कौन से हो रहे थे, तो उनके आर्म्स के मसल का एक सैंपल लिया था डॉक्टरों ने, जिसे चेक करना था कि मसल्स हार्ड हुए हैं या नहीं, सॉफ्ट मसल, हार्ड मसल, ऐसा होता है। स्टक द इलेक्ट्रोड्स इनटू मी, उनके शरीर में इलेक्ट्रोड्स डाल के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पहुंच रहे हैं ये चेक करने के लिए। वापस इंजेक्ट सम रेडियो ओपेक फ्लूइड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा स्पाइन, उसके अंदर डालते हैं और उसकी मूवमेंट हो रही है, वो डाउन हो रहा है, एक्सरेज की मदद से देखते हैं। As they tilted the bed, he once said, after all they didn't tell me what I had except that it was not multiple sclerosis, then that I was an atypical case। और इतना सब होने के बाद जब मैंने पूछा था कि मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे
कुछ बताया नहीं कि मेरे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, यानी कि एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू, उनके बॉडी के जो टिश्यूज हार्ड हो चुके थे। तो ये जो एएलएस है इसे नहीं बताया था, तो उन्हें क्या बताया गया, सिर्फ टिपिकल केस है, यानी कि जो रेयरर केस है इसे हमें हुआ है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी थी उनके पापा ने। उसके बाद क्या होता है देख लो, इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर डिड डायग्नोसिस हॉकिंग विथ अर्ली स्टेज ऑफ एएलएस। उसके बाद जब डायग्नोस हुआ, यानी कि समझ में डिटेक्ट हुआ, समझ में आना कि हॉकिंग को एएलएस की अर्ली स्टेज यानी कि स्टार्ट ही हुआ है। It was devastating news for him and his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. और devastating यानी कि causing a severe shock, तो बहुत बड़ा शॉक बस लगेगा, ऐसी एक घटना थी उनके लिए, स्टीफन हॉकिंग के लिए और उनके फैमिली के लिए भी। मगर ऐसे कुछ इवेंट्स थे जिन्होंने इन्हें प्रिवेंट किया उस शॉक से। कंप्लीटली डिस्पॉन्डेंट म्हणजे यानी कि क्या, तो पूरी तरह से टूट जाने से बचा लिया। ऐसे कौन सी चीजें थी, तो पहले द फर्स्ट ऑफ दिस केम व्हाइल हॉकिंग वाज स्टिल इन हिज हॉस्पिटल। तो पहली ऐसी घटना थी जो हॉकिंग हॉस्पिटल में ही थे। देयर ही शेयर्ड अ रूम विद बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। तो वहां पे एक बॉय लड़का था जिसे ल्यूकेमिया हुआ था। Relative to what his roommate was going through, Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. और उसे देखकर, जब वो देखता था अपने आप को रिफ्लेक्ट उसके अंदर कर रहा था कि मेरा भी ऐसे हाल हो गए तो क्या, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई तो क्या, तो उसे देखकर हॉकिंग को थोड़ा ऐसा समझ में आया कि मेरी जो सिचुएशन है वो मोर टॉलरेबल है, यानी कि उससे तो बढ़िया है, अच्छी है। मेरी जो सिचुएशन है उससे भी खराब सिचुएशन बाहर की दुनिया में है, और मेरा अभी की जो सिचुएशन है वो उनसे तो बेटर है, उनसे तो अच्छे है। इसलिए एक उन्हें मोटिवेट तो नहीं कह सकते, मगर धीरज आ गया कि बहुत ही मेरे साथ बुरा नहीं हुआ है। और अब देखते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है। तो देख लो यहाँ पर, अ मैलिग्नेंट प्रोग्रेसिव डिसीज इन विच बोन मैरो एंड अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन प्रोड्यूस इंक्रीज नंबर ऑफ अबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल। तो जो हमारे बोन मैरो होता है जहां पर डब्ल्यूबीसी तैयार होती है, और अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में तैयार होती है, इसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। No long after he was released from the hospital, Hawking had a dream that he was going to be executed. He said that dream made him realize that there will still things to do with his life. और जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा गया, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जितने सारे मेरे ड्रीम्स है, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वाज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड, यानी कि जितने सारे मेरे ड्रीम्स है उन्हें मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, उन्हें मुझे पूरा करना होगा। क्योंकि देख लो, अब अगर आपको भी पता चले कि अब मेरे पास थोड़ी ही लाइफ बची है, तो आप क्या करोगे, तो आपकी जो इच्छा है, बराबर, आपकी जितनी सारी इच्छाएं सपने हैं वो आप पूरे करने के लिए शिद्दत से काम करोगे, एक 100% 200% दोगे कि हाँ मुझे यहाँ पे घूमने जाना था, ये देखना था, ये चीजें करनी थी, ये डिग्री हासिल करनी थी, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे, बराबर, और कम पीरियड आपको समझ में आ गए। ऐसे ही इस चीज ने उनके अंदर नई जादू भर दी, नई शक्ति भर दी, कि मैं उन्हें कहा कि मुझे अपने लाइफ में बहुत सारे अभी भी ड्रीम्स पूरे करने हैं, और उनके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। In a sense, Hawking disease helped him become the noted scientist he is today. और इसी उनके डिसीज ने क्या किया, तो एक पूरे वर्ल्ड को एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनने में हॉकिंग को मदद की। Before the diagnosis, Hawking hadn't always focused on his studies. Diagnosis से पहले तो वो अपने स्टडीज पे फोकस नहीं करते थे। Before my condition was diagnosed, I had been very bored with life. तो पहले तो मेरी जो डायग्नोसिस की पहली वाली जो लाइफ थी, वो बोलते हैं, वो तो बहुत ही बोरिंग लाइफ थी। He said that there he not seemed to be anything worth doing. और वो कुछ भी करने के लिए ऐसे समझ में नहीं आता था उन्हें कि क्या किया जाए,
वर्थ डूइंग यानी कि किस चीज में किसे हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए ऐसे। विथ अ सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्गर इनफ टू अर्न हिज पीएचडी। और उसके बाद एक सडन रियलाइजेशन हुआ, उनको समझ में आ गया कि अब मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है, तो मुझे पीएचडी हासिल करने के लिए जितना वक्त लगेगा उतना भी मेरे हाथ में नहीं है। हॉकिंग पोर्ड हिमसेल्फ इनटू वर्क एंड रिसर्च, और इसीलिए उन्होंने अपने काम और रिसर्च संशोधन कार्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी उसमें ही लगा दी। और यानी कि खुद को पूरी तरीके से उसी में ढाल लेना। As physical control over his body diminished, he had been forced to use a wheelchair by 1969. तो जब पूरी तरीके से उन्होंने उनका जो बॉडी का कंट्रोल था वो तो चला गया 1969 से, तो उन्होंने व्हीलचेयर की यूज करना स्टार्ट किया। द इफेक्ट ऑफ हिज डिसीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और इसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहे थे यानी कि उसके बाद वो भी स्लो डाउन कम होते जा रहे थे। ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंग एवर एक्सपेंडिंग करियर वाज अकम्पनीड बाय द एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट। और जैसे टाइम बीतता रहता था तो ओवर एक्सपेंडिंग यानी कि जो बहुत ही बड़े पैमाने पर एक्सपांड हो रहा था उनका नाम, उसका करियर, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन रहे थे, उसी वक्त एक एवर वर्सनिंग यानी कि बहुत ही खराब चीज जो की थी उन्हें उनकी फिजिकल स्टेट उन्हें रोक रही थी, अकम्पनी की थी। यानी कि एक तरफ उनका ओवर एक्सपांडिंग करियर था और एक तरफ उनकी एवर वर्सनिंग यानी कि सबसे खराब फिजिकल स्टेट थी। By the mid 1970, the Hawking family has taken in one of Hawking's graduate students to help manage his care and work. और 1970 के मिड ईयर यानी कि जून जुलाई के दरमियान हॉकिंग फैमिली ने क्या किया, तो हॉकिंग के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनमें से एक को उनके केयर यानी कि उनकी जो सेवा करने के लिए, काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया। He could still feed himself and get out of the bed, but virtually everything else required assistance. वो अपना खाना खुद तो खा सकते थे, बेड से उठ सकते थे, मगर बाकी जितनी सारी वर्चुअली एवरीथिंग यानी कि लगभग सभी चीजों के लिए उनको एक असिस्टेंट की जरूरत लग रही थी। इन एडिशन हिज स्पीच हैज बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड। अब उनकी जो जीभ भी वो ज्यादा लड़खड़ा रही थी, उन्हें ज्यादा बोलना नहीं आता था। सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम, और इसी की वजह से वो क्या बोल रहे थे ये सिर्फ उनको अच्छे तरीके से जानने वाले लोगों को ही समझ में आता था कि उन्हें क्या बोलना है, स्टीफन हॉकिंग को क्या बोलना है। In 1985, he lost his voice for good following a tracheotomy, और 1985 में उन्होंने अपनी आवाज खो दी। ट्रैकियोटॉमी यानी कि देख लो क्या होता है, एन इंसिशन इन द विंड पाइप मेड टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीदिंग, यानी क्या होता है कि एक ऑब्स्टेकल तैयार हो जाता है जिस विंड पाइप में, जिसके कारण हमें ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होती है। तो 1985 में ये भी प्रॉब्लम उन्हें स्टार्ट हुआ। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्ड 24 आवर नर्सिंग केयर। अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहे थे, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे, इसकी वजह से अब 24 घंटे उनके लिए एक नर्स अपॉइंट करनी जरूरी थी फॉर अक्लेम फिजिसिस्ट, और जो कि उनकी सारी जो सेवा करनी थे, जो भी वर्क करना था उनके लिए जरूरी बन चुकी थी नर्स। It is also put in peril Hawking's ability to do his work. Peril यानी कि सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। तो बहुत ही इस परिस्थिति ने उन्हें बहुत ही सीरियस बना दिया अपने वर्क के काम के मामले में। तो उन्हें पता था कि अब जितना मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा, उतनी ज्यादा मुझे मेरे वर्क की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि यही मुझे जो मेरा काम है इस लाइफ में करना है वो तो मुझे पूरा करके ही जाना है। इसलिए द प्रेडिकेमेंट कॉट द अटेंशन ऑफ द कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर, और प्रेडिकेमेंट तो यही चीज जो सिचुएशन आ रही थी, इसी चीज ने एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम अलग अलग बनाते हैं, ऐसा प्रोग्रामर कैलिफोर्निया का, उनका ध्यान खींच लिया। Who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement, जो कि एक स्पीकिंग प्रोग्राम यानी कि बोलने का प्रोग्राम बना रहा था, डेवलप कर रहा था, जो कि अपने हेड और आई, सिर और आंखों की मूवमेंट से क्या बोलना चाहता है इंसान, इसको डिकोड कर सके, इसको बता सके, ऐसा उसका प्रोग्राम था।
अब the invention allowed Hawking to select the words on a computer screen that they were passed through the speech synthesizer. तो इसमें क्या होता था, तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ABCD ऐसे सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। अब जब प्रोग्राम में ऐसा किया गया था कि कुछ सेकंडों बाद एक एक अल्फाबेट के ऊपर सिलेक्ट होता था प्रोग्राम की मदद से जो वर्ड्स चाहिए, तो अगर हमें हेड और आई की मूवमेंट करनी है वो अल्फाबेट सिलेक्ट कर सके। अब अल्फाबेट से क्या बनता था, वर्ड से बनता था सेंटेंस, और जब सेंटेंस पूरा हो जाएगा तब जो यूज कर रहा है वो अपने हाथों का एक प्ले बटन था, वो प्रेस करने के बाद क्या बनता था कि स्पीच सिंथेसाइजर यानी कि रोबोटिक आवाज उसे एक आवाज में चेंज करती थी। At the time of its introduction, Hawking, who still had use of his fingers, selected his words and with the handheld clicker. और ऐसे ही हॉकिंग जब उन्हें भाषण वगैरह देना था तो अपने हाथों में हैंडहेल्ड क्लिकर था जिसकी मदद से वर्ड सिलेक्ट करते थे, फिंगर्स का यूज करते थे। Today, with virtually all control of his body gone, Hawking directs the program through the cheek muscle attached to the sensor. मगर जब अब वर्चुअली हॉकिंग का जो पूरे बॉडी का कंट्रोल था वो तो गया था, फिर उनके प्रोग्रामर ने वापस उनके लिए नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना दिया, जिसके कारण उनको क्या करना था, तो चीक का मसल यानी कि उनके गाल का जो मसल था उसके मदद से अब स्पीच देना, वर्ड सिलेक्ट करना एक काम आने लगा। Through the program and the help of assistants, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. और इस प्रोग्राम की मदद से, अपने असिस्टेंट्स की मदद से स्टीफन हॉकिंग अपनी जो यानी कि लिखने का जो कार्य था उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्ट यानी कि चालू रखा था, कंटिन्यू अपना वर्क उनका चालू था। His work has included numerous scientific papers. अब इस कार्य में क्या था, तो बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे थे, ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो इंफॉर्मेशन फॉर नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी। मगर सिर्फ साइंटिफिक पेपर्स ही नहीं थे, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि जो हमारे सामाजिक कम्युनिटी समाज है उसके ऊपर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने अपने किताबों में, अपने राइटिंग में दिए थे। हॉकिंग हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन अ कांस्टेंट कंसर्न। और जो हॉकिंग की हेल्थ थी वो पहले से, जब से उन्हें ALS के डायग्नोसिस हुआ था तब से एक प्रॉब्लम ही, कांस्टेंट प्रॉब्लम चल रहा था। जैसे कि मान लो हर समय उनके हेल्थ की चिंता सताते रहती थी। A worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of the chest infection. और इसमें हाइटन यानी कि बहुत गंभीर परिस्थिति कब आई, तो 2009 में, जब एरिजोना एक प्लेस का नाम है, तो वहां पे उन्हें कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, मगर वो वहां पे उपस्थित नहीं रह सके क्योंकि उनके चेस्ट में पेन हो चुका था। In April, Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, उन्होंने अप्रैल महीने में भी कहा था कि मैं अब 30 सालों की मेरी जो सर्विस थी उससे मैं रिटायर हो रहा था। और वो कौन से पोस्ट पे थे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ल्यूकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ल्यूकस इस व्यक्ति ने उस पोस्ट का निर्माण किया था, इसलिए वहां पर जो मैथमेटिशियन के प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उन्हें ल्यूकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स कहते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है। Was rushed to the hospital for being what the university official described as gravely ill. और उसके बाद वो उनका यह ग्रेवली इल यानी कि बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो चुकी थी, बहुत इल, तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, ऐसा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने यानी कि यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा, और इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। It was later announced that he was expected to make a full recovery. और उसके बाद अनाउंसमेंट कर दी कि वो जल्द ही पूरी तरीके से ठीक होंगे। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा जो स्टीफन हॉकिंग का चैप्टर था खत्म होता है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही
अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो देख लो आप बच्चे, इसमें कुछ आपको यहाँ पर मार्जिन में हार्ड वर्ड्स दिए वो आपको लिखने हैं, और इस पूरे चैप्टर में भी आपको कुछ हार्ड वर्ड्स है वो भी, अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहे तो डिक्शनरी का यूज कर लो, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दो कमेंट्स, मैं आपको उसके जो भी मीनिंग होते हैं वो दे दूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।